नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर रचना तेलंग और मैं अपना जो राजसमंद है उस ज़िले की इंटेक की समन्वयक हूँ। इंटेक क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक निधि। भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है और भारत की जो कलाएं हैं, उनका एक नेशनल ट्रस्ट बना हुआ है और हम उसकी राजसमंद अध्याय के जो है वो समन्वयक हैं। ये जो भारत देश में एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, जिसके माध्यम से हर ज़िले की विरासत को हाईलाइट करने का काम किया जा रहा है। और कल यानी कि आज विश्व विरासत दिवस है 18 अप्रैल को। ये विश्व विरासत दिवस हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोग अपनी अपनी विरासत को विश्व के सामने रख सकें, क्योंकि भारत का जो कण कण है, चप्पा चप्पा है, और विशेष करके राजस्थान का, उस राजस्थान में इतनी हेरिटेज है कि ये हेरिटेज हमको बहुत वर्षों से प्रेरणा देती आई है और भविष्य में भी प्रेरणा देती रहेगी। राजसमंद जो है वो भक्ति और शक्ति का केंद्र है। भक्ति का केंद्र इसलिए कि यहाँ शुद्धाद्वैत संप्रदाय की प्रधान पीठ यानी कि श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है, और इसी के साथ साथ जो पुष्टि मार्गीय परंपरा है उसके कई यहाँ पे धार्मिक स्थल भी हैं, और उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली कुछ बैठकें और साथ साथ 2-3 मंदिर यहाँ पे है। देखिए, पुष्टि मार्गीय परंपरा की यहाँ प्रधान पीठ है, द्वितीय पीठ है, तृतीय पीठ है। इस तरह से 3 बड़े केंद्र यहाँ पे होने के कारण यह भक्ति का केंद्र माना जाता है। और भक्ति के पुष्टि मार्गीय के अलावा यहाँ पर परशुराम, महादेव और ऐसी बहुत सारी जैन धर्म की भी बहुत अधिक विरासत स्थल यहाँ पे देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह भक्ति का और शक्ति के लिए अगर हम देखें कि भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण और एक वीर पुरुष का इतिहास जो है, महाराणा प्रताप का भी यहाँ एक बहुत बड़ा विरासत स्थल है, क्योंकि राजसमंद महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, युद्ध स्थली और अंत में विजय स्थली भी यहीं पर है। भक्ति और शक्ति के साथ साथ यहाँ पे कला और संस्कृति का भी बहुत वैभव है। कला और संस्कृति का बहुत लंबे समय से वहाँ पे विकास हुआ, और साथ साथ कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोग यहाँ पे बहुत ही अभी भी यहाँ पर इतना विशेष कार्य कर रहे हैं कि वो एक रिमार्केबल कार्य है। काव्य गोष्ठी वगैरह ऐसे मंच भी यहाँ पर हैं जो आज भी लोगों को रसिक बना रहे हैं और उनकी जो भावनात्मक पहलू है उसको उजागर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको आज राजसमंद की विरासत के बारे में पूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि राजसमंद वह है जिसने कि पूरे देश का इतिहास बदला। राजसमंद वह जगह है जिसके माध्यम से भारत भूमि आज भी प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। देखिए, हम ये जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा देश है जो कभी भी अविजित रहा, कभी भी किसी दुश्मन के, किसी भी अन्य व्यक्तियों के अधीन नहीं रहा, और उसका नाम है मेवाड़। तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, उदयपुर थी, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे, जिनका सबसे अधिक प्रताप हम जानते हैं, उन महाराणा प्रताप से संबंधित बहुत सारे स्थल राजसमंद में हैं। इसलिए हम गर्व करते हैं कि राजसमंद के जो कुंभलगढ़ है वह विश्व विरासत में सम्मिलित है, और वही हमारे महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। आप लोगों ने विश्व विरासत के रूप में राजसमंद में कुंभलगढ़ का नाम बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। देखिए, ये मेरी पुस्तक है जय राजसमंद, और इसके मुख्य पृष्ठ पे इस कुंभलगढ़ के अजेय दुर्ग का चित्र दिया गया है। इस दुर्ग के साथ साथ इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और इस दुर्ग की जो विश्व विरासत के रूप में पहचान है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है इसके आसपास की बहुत लंबी दीवार। चीन की दीवार के बाद यह जो दीवार है, ये लगभग विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है,
और इसमें कई घोड़े एक साथ चल सकते हैं और इसका लगभग 44 से 48 किलोमीटर तक का पूरा पेरीफेरी है और उसकी वजह से इसका नाम विश्व विरासत के अंदर आया हुआ है। तो हम इस बात का गर्व करते हैं कि राजसमंद की यह एक विश्व विरासत है, कुंभलगढ़ दुर्ग और उसकी प्राचीर। यहाँ हम इसका संबंध फिर से महाराणा प्रताप के साथ जोड़ते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ था और यहाँ उन्होंने, यह दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसको कोई भी अन्य व्यक्ति जीत नहीं सका, अजेय दुर्ग है। और यहाँ हल्दी घाटी भी है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में, मान सिंह के बीच में घनघोर युद्ध हुआ था और यह युद्ध अनिर्णीत रहा और इसके माध्यम से मेवाड़ में जो भी वीरता के तत्व थे उसकी एक झांकी मुग़ल साम्राज्य को मिली और मुग़ल साम्राज्य ने पुनः इसको, मेवाड़ को फतेह करने का विचार नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो दिवेर जगह है, देलवाड़ा के पास, देवगढ़ के पास जो दिवेर जगह है, उस दिवेर में जो चौकियाँ थी उन चौकियों पर महाराणा प्रताप ने पुनः कब्जा कर लिया था। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप की विजय स्थली जो है वो दिवेर में है। तो तीनों चीज़ जिसके कारण महाराणा प्रताप की बहुत ख्याति है, उनका जन्म स्थल कुंभलगढ़, उनकी युद्ध स्थली हल्दी घाटी और साथ साथ दिवेर, जिसमें उनको मेवाड़ को मुग़ल शासन से मुक्त कराने का बहुत अच्छा अवसर मिला, वह विजय स्थली भी हमारे राजसमंद जिले में है। ये भौगोलिक परंपराएं बदलती रहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद और अभी हमारे यहाँ अप्रैल की ही घटना है। 10 अप्रैल को राजसमंद को एक स्वतंत्र ज़िले के रूप में घोषित कर दिया गया। पहले यह उदयपुर ज़िले का एक हिस्सा था, लेकिन उदयपुर ज़िले की बहुत सारी विरासत, जिसकी वजह से उदयपुर का पूरे दुनिया में नाम था, उसमें से बहुत सारी विरासत राजसमंद के हिस्से में आ गई, जिनमें श्रीनाथ जी का मंदिर और ये विश्व विरासत कुंभलगढ़ दुर्ग, हल्दी घाटी, दिवेर और इस तरह की कई चीज़ें राजसमंद को प्राप्त हुई और राजसमंद हेरिटेज की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया। लेकिन राजसमंद का इतना प्रचार नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो राजसमंद पहुंचने की प्रक्रिया भी थोड़ी सी जटिल है। पुराने समय में यहाँ पे 4 लेन नहीं बनी थी और फिर जब 4 लेन बनी तो और भी भ्रम पैदा हो गया। वर्तमान में राजसमंद और कांकरोली 2 बस स्टैंड हैं और उनमें अलग अलग स्थानों से बसें और सारे साधन आते हैं। रेल का भी यहाँ पे पहले बहुत अच्छा प्रचार था, लेकिन अब धीरे धीरे रेल का प्रभाव कम हो गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पहुँचने का मुख्य साधन रोड ही है। अपने निजी साधन से और बसों के माध्यम से यहाँ पहुँचा जा सकता है और इस तरह से हमारे राजसमंद में हम देखते हैं कि नाथद्वारा जो है वो प्रमुख धर्मस्थली है, क्योंकि पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ होने के कारण, श्रीनाथ जी का मंदिर होने के कारण जो है नाथद्वारा में बहुत ही वैष्णव आते हैं और पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर आते हैं। और इसी के साथ साथ पुष्टि मार्गीय बहुत सारे स्थल हैं यहाँ, जैसे द्वितीय पीठ जो है वो विठलनाथ जी का मंदिर श्रीनाथ जी के मंदिर के पास ही नाथद्वारा में स्थित है। तृतीय पीठ के रूप में कांकरोली में द्वारकाधीश जी का मंदिर है और घसियार में भी एक श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसके साथ साथ हरिराय जी की बैठक भी खमनोर में है और इसके अलावा जो यहाँ पे और भी कुछ लोगों ने, जैसे वल्लभ दर्शन है और ऐसे कुछ और भी स्थल यहाँ पे लोगों ने बना रखे हैं, जो श्रीनाथ जी की छवि को, परिक्रमा के दर्शन को और जो हमारी ब्रज संस्कृति है और हमारी जो पुष्टि मार्गीय परंपरा है उसको प्रदर्शित करते हैं। इसी दृष्टि से पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से भारत में वैष्णव लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति करके जाते हैं। अब देखिए, हमारी जो परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं हैं, उनका यहाँ पे उनको बहुत अच्छा दर्शन होता है। मंदिरों में जो परंपरागत राग, भोग, श्रृंगार की कलाएं हैं, उन कलाओं का भी हम इन मंदिरों के माध्यम से बहुत अधिक विस्तार देखते हैं। यहाँ के गायन की एक विशिष्ट शैली है जिसका नाम है हवेली संगीत।
यानी कि जब प्राचीन काल में पुष्टि मार्गीय मंदिर हवेलियों में चलते थे तो उन हवेलियों में एक संगीत गाया जाता है और जो हमारे अष्ट सखाओं की कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित होता है। जब भगवान के सुबह से शाम तक 8 दर्शन खुलते हैं तो इस 8 दर्शनों में भगवान के सुबह से शाम तक जो पद गाई जाती है, जब सुबह सुबह भगवान को जगाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, जागरण के पद, और जब होली दिवाली होती है तो ऐसे समय में, होली के समय में रसिया गाए जाते हैं, भाग गाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गीतों की एक बहुत अच्छी श्रृंखला और बहुत ही उन्नत और जो शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है, ऐसी श्रृंखला यहाँ का एक बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ के कीर्तनकार अपनी इस अष्ट छाप की जो हवेली संगीत पद्धति है उसमें बहुत ही प्रवीण हैं और वो ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार का कीर्तन यहाँ मंदिरों में करते हैं। जैसा मौसम होता है, जैसी ऋतु होती है, उसी के अनुसार राग गाया जाता है और रागों के गाने का भी अलग अलग प्रहर होता है। दिन के 4 प्रहर, रात के 4 प्रहर। तो सुबह सुबह उठ के जो राग गाए जाते हैं, भैरव राग गाया जाता है। तो ऐसी रागों में ही ये हवेली संगीत के गीतों की बंदिशें होती हैं और वह ध्रुपद शैली प्रधानता है। ध्रुपद शैली में क्या होता है कि पहले किसी भी बड़े पद को धीमे धीमे समझा कर और उस राग के अनुकूल गाया जाता है और अंत में उसकी दुगुन चौगुन की जाती है। और जो कीर्तनकार हैं वो भी झांझ, डफ और पखावज, इनके माध्यम से यहाँ पर भजन और कीर्तन प्रस्तुत करते हैं और जैसे भगवान के दर्शन होते हैं उन्हीं प्रकार की लीलाओं का यहाँ गान करते हैं। तो ये जो हवेली संगीत है ये यहाँ की विशेष कला है। हवेली संगीत के साथ साथ मंदिरों में जब दर्शन होते हैं तो उसी भाव को प्रकट करने के लिए पीछे एक बहुत सुंदर चित्रों की पिछवाई बनाई जाती है। तो ये जो चित्रों की पिछवाई है ये आप देखिए, जैसे ये एक पिछवाई है, ये कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर, उनके हमारे यमुना जी और साथ साथ ये हमारे महाप्रभु जी, जिन लोगों ने इस पंथ को प्रारंभ किया था, उन महाप्रभु जी के चित्रों की पिछवाई होती है। अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं जिसमें श्रीनाथ जी के विभिन्न रागभोग श्रृंगार और ऋतुओं के उसमें चित्रित किए होते हैं। जैसे अगर होली का समय है तो फाग खेलते हुए उनकी सखियाँ, कृष्ण आदि की बहुत सारी पिछवाई वहाँ पे लगाई जाती है। अगर शरद पूर्णिमा का दिन है तो शरद पूर्णिमा में रास करते हुए श्री कृष्ण का गोपियों के साथ में चित्र वो पीछे की तरफ लगाया जाता है, इसलिए उसको पिछवाई कहते हैं। तो संगीत के साथ साथ चित्रकला का भी यहाँ बहुत विस्तार हुआ है और यही नहीं, यहाँ चित्रकला की बहुत सारी शैलियाँ हैं। कलाओं के रूप में एक मूर्ति कला, मिट्टी की कला का भी यहाँ पे बहुत अधिक प्रचार है और जिसको मोलेला आर्ट कहते हैं। मोलेला आर्ट में एक भित्ति चित्र के रूप में मिट्टी की बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं और उनके पीछे पीछे कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी होता है, कभी कभी कोई कथाएं भी होती हैं जो उसमें छुपी हुई होती हैं। और इसी के साथ साथ ये जो मिट्टी की कला है, इस मिट्टी की कला के माध्यम से लोग बहुत सारी पूजाएं भी करते हैं। जैसे रामदेव जी के इसमें चित्र बनाए जाते हैं। कभी ये देखिए आप, इसमें पूरी एक कहानी है, पूरी एक कहानी चित्रित की हुई है। इस तरह से मोलेला आर्ट बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग कभी रेलवे स्टेशन वगैरह में भी इस तरह के देखते होंगे। ये मेरी पुस्तक जय राजसमंद में ये सारी चीज़ों का, राजसमंद की विरासत का वर्णन किया हुआ है। एक पहले हम लोगों ने राजसमंद अध्याय से एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था राजसमंद की विरासत, और पहले एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी, पधारो राजसमंद। और इस तरह से हम लोग इसको हाईलाइट करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि पिछवाई की कला, मिट्टी के आर्ट की कला, उसकी वजह से यहाँ मोलेला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिनका नाम है मोहनलाल जी कुम्हार। उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। इस तरह से हमारे इस कलाओं के माध्यम से पूरा राष्ट्रीय रूप से उनकी पहचान बनी हुई है। तो राजसमंद जिला न कि केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि कलात्मक दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध है। तो हमने देखा कि ये तो बहुत ही स्थापित कलाएं हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी अन्य कलाओं का भी यहाँ विकास हुआ है। आप देखिए कि जो नौचौकी है वो एक बहुत अच्छा वास्तुशिल्प का उदाहरण है।
वास्तुशिल्प जिसको कहते हैं कि हमने राजसमंद झील जो है वो पूरे एशिया की दूसरे नंबर की झील है, और इस झील में जो है कि वो एक छतरियों के माध्यम से पाल को बांधा गया है। और ये जो पाल है उस पाल को हम देखते हैं कि यह कलात्मक छतरियों से और बहुत ही अच्छी मूर्ति शिल्प से इसको चित्रित किया गया है, इसलिए उसको हम 9 चौकी कहते हैं। वहाँ 9 अंकों का बहुत अच्छा मेल है, और उसमें 9 सीढ़ियाँ के बाद एक ऐसी सुंदर छतरी बनाई गई है, और ये छतरियों के माध्यम से पाल बांधी गई है, और इस पाल में कुछ तोरण है, और इस तोरण और इन छतरियों में अच्छी सुंदर नक्काशी भी की गई है। तो ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, और इसके माध्यम से दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। औरंगजेब यहाँ आया था, उसकी इच्छा थी कि इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन इसका केवल उसने आपसी समझौते के माध्यम से थोड़ा सा ही भाग इसका खंडित किया, और उसके बाद में इसको यथावत छोड़ दिया। लेकिन इसी 9 चौकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही अपना प्रमुख स्थान रखती है, जिसे कहते हैं राष्ट्र प्रशस्ति महाकाव्य के शिलालेख। महाराणा राज सिंह ने, जो कि इस राजसमंद जिले के स्थापित करने वाले राजा थे, उन्होंने अपने एक बहुत ही प्रिय कवि, जिनका नाम था रणछोड़ लाल भट्ट, वो तेलंग कठोड़ी ब्राह्मण थे, हमारे ही वो पूर्वज थे। इस तरह से उन लोगों ने एक बहुत सुंदर काव्य की रचना की। महाराणा राज सिंह की प्रेरणा से एक बहुत ही सुंदर काव्य लिखा, जिसका नाम था राज प्रशस्ति, यानी कि राजसमंद की भी प्रशस्ति, महाराणा राज सिंह की भी प्रशस्ति, और राजसमंद की भी प्रशस्ति। इस तरह से उन्होंने पूरा एक वर्णन किया कि कैसे राजसमंद झील का निर्माण हुआ, राजा ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, और जब इस राजसमंद झील के निर्माण के समय में इसका उद्घाटन किया गया तो अलग अलग राजाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया गया, और उन राजाओं ने जो अपने अपने बहुत महत्वपूर्ण भेंट राजा को, महाराणा राज सिंह को भेंट की, और उसी के साथ साथ यहाँ नौकायन का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। झील में नौकाओं में सब लोगों ने इस राजसमंद झील में नौका विहार किया। इस सब चीज़ों का वर्णन करते हुए कठोड़ी ब्राह्मण, तेलंग ब्राह्मण भट्ट श्री रणछोड़ दास ने एक पूर्ण महाकाव्य लिखा, जिसमें 24 सर्ग हैं, और उन 24 सर्गों को महाराणा राज सिंह ने इतना स्थान दिया महत्वपूर्ण, और उनको 24 शिलाखंडों में लिखवाया, बाकायदा पत्थर पे उनको खुदवाया। एक एक संस्कृत में बना हुआ वो काव्य है, बहुत ही शब्दों में बारीकी से एक एक पूरे शिलाखंड में एक एक सर्ग को लिखने की कोशिश की, और इस तरह से 27 शिलाखंडों में पूरा राज प्रशस्ति महाकाव्य लिखकर और 9 चौकी की जो छतरियाँ हैं इनमें जड़वाया गया। तो आप देखिए, साहित्य का भी एक बहुत बड़ा योगदान हुआ, जिसको कहते हैं आप शिलालेख का भी एक बहुत बड़ा योगदान हुआ, और पत्थर की कला में अक्षरों को उकेरना, ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे कला की धरोहर है। ये धरोहर हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है, और ये भी बताती है कि हमारी जो ये परंपरा थी, इस परंपरा के माध्यम से एक ऐसा कार्य किया गया जो अजर अमर हो गया। महाराणा राज सिंह खुद कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रसिद्धि चाहते हो तो कवियों के पैर पूजो, और पूजो पाँव कवि सरा, कवियों के पैर पूजो, वो ही आपके नाम को अमर करेंगे, क्योंकि राम थे लेकिन रामायण आज भी है। राम लखन नहीं रहे लेकिन रामायण रही, कृष्ण श्री कृष्ण नहीं रहे, महाभारत नहीं रही, लेकिन वो पुस्तक आज तक है। तो अगर हम अपना नाम अमर करते हैं तो हमें कवियों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ये जो कवि थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, और लेकिन वो राजा था वो भी बहुत ही कला पारखी था, साहित्य का बहुत ही अच्छा जानकार था, तभी उसने ऐसे कवि की इतनी प्रतिष्ठा की और उसके काव्य को अमर कर दिया। यही नहीं, यहाँ विभिन्न प्रकार के और भी बहुत सारे जो है धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि रामेश्वर महादेव है, और यहाँ पे दयाल शाह का जैन किला है, और गुप्तेश्वर महादेव है,
चौमुखा महादेव है, शिव जी का भी ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ जो धार्मिक स्थल हैं वो एक बहुत बढ़िया पिकनिक स्थल का रूप भी धारण करते हैं, क्योंकि रामेश्वर महादेव में 3 नदियाँ आके मिलती हैं। 3 नदियाँ जब मिलती हैं तो उसको, जैसे हम भारत के नक्शे में भी देखते हैं, दक्षिण भारत में जैसे 3 समुद्र मिलते हैं तो वहाँ रामेश्वरम तीर्थ है, इसी तरह से यहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ एक रामेश्वरम मंदिर की स्थापना की गई। और जब हम रामेश्वर मंदिर में जाते हैं और ऊपर से पूरे राजसमंद का दृश्य देखते तो हमारा मन मोह जाता है। और इतने सुंदर स्थान पे लोगों ने ये मंदिर बनाया है और आज इसकी छटा देखते ही बनती है। दूर दूर तक फैला हुआ राजसमंद का वैभव हम यहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग राजसमंद जब भी आएँ या जो यहाँ रहते हैं वो अपने इन विरासत स्थलों को बहुत बारीकी से देखें, और हम ये चाहते हैं कि इनका अधिकाधिक प्रचार हो। जैसे कि यहाँ के लोगों ने जो काम किए हैं वो वास्तव में सराहनीय हैं। हल्दी घाटी एक युद्ध का मैदान था जहाँ चेतक की समाधि लगी हुई थी, लेकिन एक मोहनलाल जी श्रीमाली हैं जिनको भी बहुत ही पद्मश्री मिला है और जिन्होंने बहुत अच्छा भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया है। उनको भी अगर हम देखें तो उन्होंने उस युद्ध स्थल के पास एक म्यूज़ियम बनाया और उस म्यूज़ियम के माध्यम से हल्दी घाटी की जो घटना थी उसको जीवंत करके दिखा दिया। वहाँ पे आप कभी जाएंगे तो देखेंगे कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म भी चलती है और एक बहुत बढ़िया म्यूज़ियम बना के उसको, सारी घटना को जीवंत कर दिया है। तो मोहन जी श्रीमाली जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर जीवन को समर्पित करते हुए इसकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। नाथद्वारा में बहुत बढ़िया गौशाला बनी हुई है और हमारे वृंदावन बाग बने हुए हैं, वल्लभ आश्रम बना हुआ है और बहुत सारी जो यहाँ पे परंपरा है उसको अभी तक कायम रखा गया। यही नहीं, चार भुजा में रूप नारायण, चार भुजा सेवंतरी, यहाँ रूप नारायण के चार भुजा जी के मंदिर हैं, वहाँ भी बहुत रिच परंपरा है। जब भी यहाँ पे मेले लगते हैं, चार भुजा जी का मेला लगता है तो बहुत ही व्यापक रूप से यहाँ पे देखिए इस मेले का हमने चित्र देखा है ये, और ये चार भुजा जी का मंदिर है। इसमें पास में सेवंतरी है जहाँ रूप नारायण जी का मंदिर है। इस तरह से ये वैष्णव परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। और कुंभलगढ़ में भी यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि 3 दिन का बहुत ही अच्छा विश्व कुंभलगढ़ का मेला लगता है, जिसके माध्यम से यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। कवि सम्मेलन होते हैं, बहुत सुंदर नृत्य होते हैं और एक लाइट एंड साउंड शो होता है जिसकी वजह से यहाँ पे कुंभलगढ़ के इतिहास को दिखाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको हेरिटेज की दृष्टि से एक रेल भी यहाँ पे चलती है जो कि मारवाड़ के घाटे तक जाती है, और उस मारवाड़ के घाटे का खूबसूरत जो दृश्य है वो हमको देखने को मिलता है, क्योंकि मेवाड़ का कश्मीर कहते हैं जिसको गोरम घाट, वो अरावली की बहुत ही सुंदर उपत्यकाओं के बीच में बसा हुआ है। तो जब हम रेल का मार्ग से जाते हैं तो वो एक बहुत ही सुंदर एक हेरिटेज वॉक है जो रेल के माध्यम से यहाँ संपन्न होता है, वह देखने के लायक है। इस तरह से देलवाड़ा का जैन मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, गायत्री शक्तिपीठ है, अनेक यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं और दर्शनीय स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं। राजसमंद विरासत की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्षेत्र है। मैं आप सब लोगों को यहाँ की इस विरासत का परिचय देती हूँ। साथ साथ मैं अब आपसे कुछ और बात भी करना चाहती हूँ। देखिए, राजसमंद को बहुत ही प्रसिद्धि मिली हुई है और राजसमंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक निधि चाहती है कि इसके प्रचार में आप सब लोग भी सम्मिलित हों। यहाँ अभी अभी हमने देखा कि जब नव वर्ष आता है तो उस नव वर्ष में यहाँ गणगौर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है, और उसमें द्वारकाधीश मंदिर से गणगौर के मेले के स्थल तक एक सवारी निकलती है। वो सवारी जो है यहाँ की एक शान है, राजस्थान की पहचान है, और धीरे धीरे उसका महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के नृत्य और अनेक कार्यक्रम होते हैं जो कि हमारे लिए आज गर्व का विषय है। तो मैं चाहती हूँ कि इस हेरिटेज को संभाल के रखने के लिए आप लोगों को, अगर इसको देखने को मिले तो इसका आनंद लेने के लिए आप हमारे लिए
आमंत्रित मेहमान हैं और साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक निधि आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करना चाहती है। यही नहीं, हम चाहते हैं कि आप भारतीय सांस्कृतिक निधि के सदस्य भी बने और जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस भारतीय राजसमंद की विरासत को आगे बढ़ाने में योगदान दें। इसके लिए हम सबसे पहले तो आपसे चाहते हैं कि आप इसके सदस्य बनिए, जिसमें विद्यार्थियों के लिए भी जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, विरासत को समझ सकते हैं, कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं या प्राइवेट पढ़ते हैं, वो इसके सदस्य बन सकते हैं। उनके लिए बहुत ही कम फ़ीस है, 300-400 रुपये इसकी फ़ीस है। आप लोग इसमें आप यहाँ अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग इसके साधारण सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए 1000 की फ़ीस है और जो विशिष्ट सदस्य बनना चाहते हैं वो 1000 की फ़ीस है, लेकिन हर साल उनको 200 रुपये और देने पड़ेंगे, तो वो वोट डालने का अधिकार भी उनको मिल जाएगा। अगर आप आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं तो 5000 रुपये की आपकी राशि है। कोई संस्था इसका सदस्य बनना चाहती है तो उसके लिए 10,000 की राशि है। और अगर कोई डोनर बनना चाहते हैं जो कि हमारी विभिन्न प्रकार की विरासत के संरक्षण में सहयोगी बने, तो वो 2 लाख रुपये देकर डोनर मेंबर बन सकते हैं। इस तरह से हमारी इस विरासत की जो इकाई है भारतीय सांस्कृतिक निधि की राजसमंद विद्यालय की, उसके आप सदस्य बन सकते हैं। आज विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में हम एक विशेष भेंट या एक विशेष जो है कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम इस राजसमंद की विरासत के ऊपर जो लोग भी शोध प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी इसकी खूबसूरती, इसका इतिहास, इसकी वीरता, इसके विभिन्न प्रकार के पक्ष जो है वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं, नई पीढ़ी को समझाने के लिए, देश के लोगों को समझाने के लिए, अगर आप उन पे कोई रिसर्च, कोई बढ़िया सा निबंध, कोई एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही जल्दी हम लोग इसको प्रकाश में लाएंगे, अखबारों में भी देंगे। और मैं आज आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप राजसमंद की विरासत को समझने, जानने की कोशिश करिए। चाहे आप बहुत बड़े अधिकारी हैं या टीचर हैं या साधारण गृहिणी हैं या आप किसी भी अन्य प्रकार की नौकरी में लगे हुए हैं, व्यापारी हैं, तो भी अगर आप अपनी इस जो वीर जननी की स्थली है, इन स्थली के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप लोग ज़रूर जुड़िए और इस प्रकार के प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा लीजिए। हम भारतीय सांस्कृतिक निधि के माध्यम से आपको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, कैसे जो है उसकी आउटलाइन तैयार किया जाती है, कैसे रिसर्च किया जाता है, इस तरह से हम पूरा आपको गाइडलाइन देंगे और समय समय पर आपको हम ये प्रोजेक्ट करने में मदद करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ की विश्व विरासत दिवस पे हम एक विशिष्ट योजना आरंभ कर रहे हैं। मैं जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ की रग रग से परिचित हैं, जो यहाँ के इतिहास को जानते हैं, जो इस मिट्टी से प्रेम करते हैं, मैं उन लोगों से आह्वान करती हूँ कि आप लोग इस प्रकार के प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए। और जो सरकारी विभाग हैं या विभिन्न संस्थाएं हैं, जो यहाँ की जैन परंपरा, जो यहाँ की धार्मिक सनातन परंपरा, जो यहाँ की पुष्टि मार्गीय परंपरा के विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह से जानते हैं, वो अगर इसका गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, यहाँ कोई विरासत को चोट पहुँचाई जा रही है या कोई क्षतिग्रस्त हो रही है, उस विषय में आप कोई विशेष प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं या उसका जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं या आप अपनी तरफ से उसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं, आप अगर कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ कि आप आगे आइए। और अभी जो मेन चौपाटी है, यहाँ ब्रज निकुंज करके इसका ऑफिस है, मेरा आवास है, उसमें आप लोग ब्रज निकुंज मेन चौपाटी कांकरोली और मेरा नाम लिख के डॉक्टर रचना तेलंग या भारतीय सांस्कृतिक निधि का नाम लिख के आप यहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं, अपना विचार बता सकते हैं। और मेरा जो नंबर है 9887884942, इस पे व्हाट्सएप में भी आप अपनी सूचना भेज सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इसमें अवश्य भाग लें, आप इसमें रुचि लें
और अपने राजसमंद की इस विरासत को आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ इस विश्व विरासत दिवस के अवसर पर आप अपने राजसमंद की विरासत को सारी दुनिया के सामने लाएं। धन्यवाद। नमस्कार।